नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और भारत ने एक बार फिर से दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। खबर आ रही है डीआरडीओ के लॉन्चिंग पैड उड़ीसा जो व्हीलर आइलैंड पर आज अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा आज परीक्षण किया गया और इस परीक्षण को करने के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का स्क्रैमजेट इंजन बनाने की उसने सिद्धहस्तता हासिल कर ली है। हालांकि इसका पहला परीक्षण 2019 में हुआ था, लेकिन अब ये परीक्षण हो जाने के बाद में ये तय हो गया है कि भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए इंजन का एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और ये इसकी एक और बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी की पूरी तकनीकी भारत के लिए स्वदेशी निर्मित जो कंपोनेंट्स हैं उसके माध्यम से हासिल की गई है। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने अभी जब पिछले दिनों मार्स का वो हुआ था, मंगलयान बना था और उसमें थोड़ी सी हमें नाकामयाबी मिली थी जब मंगलयान अपने गंतव्य से पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि उसके बावजूद भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि हमें अपने वैज्ञानिकों को और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की टेक्नोलॉजी पर विश्वास करना है और विदेशी टेक्नोलॉजी को कम से कम लेना है। और उसी के तहत ये अभियान चल रहा था और इस अभियान में आज भारत ने सफलता प्राप्त की है। इसकी सूचना भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी और उन्होंने कहा कि मैं बधाई देता हूं उन सभी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस तकनीकी में अपना योगदान दिया और इसके माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाला स्क्रैमजेट इंजन बनाने वाला देश बनाने में एक सफलता प्राप्त की। तो ये हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आगे जब कभी भी भारत सैटेलाइट लॉन्च करेगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है उसमें किया जाएगा और साथ ही साथ भारत के जो मिसाइलें हैं उन मिसाइलों को भी आवाज़ से 6 गुना तेज़, हाइपरसोनिक का मतलब है कि आवाज़ से 6 गुना तेज़ चल सकेगी वो चीज़ जिसमें ये स्क्रैमजेट इंजन लगा होगा, जिसको के नाम दिया गया है HSTDV, यानी कि हाइपर एयर ब्रीदिंग से स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। और इसके माध्यम से जो मिसाइल इसके साथ यूज होगी वो आवाज़ से 6 गुना तेज़ी से चलेगी। अभी तक जो ज़्यादातर मिसाइलें हैं वो सुपरसोनिक होती है, जिसका मतलब है कि वो आवाज़ से 2 गुनी रफ्तार से चलती है। लेकिन स्क्रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ये जो रफ्तार है 3 गुना और बढ़ जाएगी, आवाज़ से 6 गुना हो जाएगी। और उस हालत में भारत अपने दुश्मनों से बेहतर स्थिति में आ जाएगा। हालांकि चीन के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए अब भारत ने भी ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ विकसित कर ली है। हालांकि रूस और अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, भारत चाहता तो उनसे इसको आयात कर सकता था, उनसे खरीद सकता था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि वो अब आत्मनिर्भर बनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आज परीक्षण हुआ उसके लिए आगे जो डीआरडीओ के चीफ हैं सतीश रेड्डी, उन्होंने भी कहा कि हमारी जो हाइपरसोनिक टीम है जो मिसाइल को लेकर काम कर रही है उसकी अगुवाई में ये परीक्षण हुआ और इस HSTDV नाम का जो परीक्षण है उसमें हमने सभी पैरामीटर्स पर सफलता प्राप्त की है। यानी अब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं बची है। हमने हर क्षेत्र में इसको परीक्षण किया और उसके बाद ये घोषणा की गई है कि भारत भी अब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है और इस तरीके से दुनिया के 3 बड़े देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ भारत भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो पैरामीटर थे उसमें जो दहन कक्ष का दबाव होता है, यानी कि जहाँ पर जो आग जलती है या जो इसी तरीके की फायरिंग होती है, उसके अलावा हवा का जो सेवन होता है, ऑक्सीजन कितना यूज होगा और जो कंट्रोल है, ये तीनों परीक्षण पास करने के बाद में 11:03 पर अग्नि मिसाइल बूस्टर से इस हाइपरसोनिक व्हीकल को छोड़ा गया और इस व्हीकल के बाद में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको ले जा करके अग्नि से ये अलग हुआ और उसके बाद इसने फुल रफ्तार प्राप्त की। इस रफ्तार को सभी मानकों पर खरा पाया गया और उसके बाद ये घोषणा कर दी गई। तो सीधे तौर पर इसी को लेकर
आज भारत के रक्षा मंत्री ने उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और उन्होंने साथ ही याद दिलाया कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, आज डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया है कि वो पूरी तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जो तमाम मिसाइल टेक्नोलॉजी है, डीआरडीओ है, ये अपने नए नए कीर्तिमान हर बार बनाते रहते हैं और इसी कड़ी में जिस तरीके से भारत आज सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, क्योंकि भारत के यहाँ से जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, चाहे वो हरिकोटा हो या दूसरे जो मिसाइल लॉन्चर कॉम्प्लेक्स हों, उन सभी जगहों पर जो मिसाइल या जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो कॉस्ट आती है वो बेहद कम है और इसी वजह से दुनिया के तमाम देश भारत की सेवाएं इस मामले में लेते हैं। जहां तक चीन की बात है, चीन के पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पहले से थी, लेकिन उसके बावजूद चीन का जो सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं और सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो टेक्नोलॉजी चीन की है वो बेहद घटिया स्तर की है। और पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि चीन के 3 सैटेलाइट ध्वस्त हो गए थे लॉन्चिंग के दौरान और उसके बाद बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी चीन की, जबकि भारत इस मामले में हर साल बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाता है। भारत सैकड़ों ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करता है जो दूसरे देशों के होते हैं और जिनको भारत सरकार एक शुल्क लेकर छोड़ने का काम करती है। साथ ही साथ भारत अपने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है जिनको बहुत ही ज़्यादा जो एक्यूरेसी का जो स्तर है, उसमें जो सफलता का स्तर है वो इतना ज़्यादा बेहतर है कि अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश, इजराइल जैसे देश भी भारत की सेवाएं लेने के लिए कई बार भारत से संपर्क करते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत ने जो आत्मनिर्भरता के आधार पर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी का नतीजा है कि आज भारत को दुनिया में सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और इस सम्मान को दिलाने में भारत के जो मिसाइल मैन हैं, मिसाइल तकनीकी है, उसमें कई सारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे अब्दुल कलाम रहे हों या फिर कस्तूरी रंगन और दूसरे जो बड़े वैज्ञानिक रहे जैसे शिवन थे जिन्होंने मंगलयान का पूरा अभियान जिनके निर्देशन में चला था। तो ये सब के सब जिस लगन के साथ में, जिस निष्ठा के साथ में लगे रहते हैं और देश का जो सपना है कि हर क्षेत्र में भारत आगे जाए, भारत हर क्षेत्र में एक सिरमौर बने, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी खबर की बात करेंगे। चीन ने जिस तरीके से अभी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से बात करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद चीन अब शांति की जो बात है उस पर मान जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि चीन इतनी आसानी से अपनी कुटिलता को, अपने पेट के कालेपन को छोड़ देगा। और उसी को लेकर एक खबर आ रही है कि चीन ने अपनी सेनाओं की जो तैनाती है एलएसी के आसपास वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, तमाम टैंक्स वगैरह लगा दिए गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना उन जगहों पर एलएसी के तमाम फॉरवर्ड पोस्ट पर पहले से ही चीन से ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है और भारत ने भी अपने तमाम टैंक हों, आर्टिलरी हो, तोपें हों, उन सभी को वहाँ लगा रखा है और उसकी वजह से चीन कितनी भी कोशिशों के बावजूद भारत को दबाव लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो दबाव में लेने की कोशिश चीन पहले भी कर रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि भारत ने उल्टा उसको दबाव में ले लिया है, तब चीनी रक्षा मंत्री बै फेंगी ने भारत के रक्षा मंत्री से उनके होटल में जाकर मुलाकात की और वहाँ भारतीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जब तक अपनी सेना को एलएसी से उतनी दूर नहीं ले जाएगा जितनी दूर वो मई से पहले थी, तब तक भारत उसके साथ किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और ये कड़ा संदेश दे दिया गया था भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा। हालांकि इसको लेकर जो चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स है उसमें उल्टे दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि भारत चीन से डर गया है, इसलिए भारत अब बातचीत करने के लिए राजी हो गया है। लेकिन अब जब चीन ने अपनी सेनाएं उन इलाकों से नहीं हटाई हैं और आज की स्थिति में एलएसी का जो पूरा इलाका है लद्दाख रीजन में, उसमें दोनों ही तरफ से कम 1 लाख सैनिक और हजारों की तादाद में तोपें और टैंक वहाँ जमा किए हुए हैं। और उस स्थिति में भारत की जो स्थिति है यह भारत की जो पोजीशन है सामरिक दृष्टि से चीन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भारत की जितनी जो पोजीशंस हैं वो ऊंचाई पर हैं और चीन इलाकों में अब निचले स्तर पर आ गया है। सीधे तौर पर जो इस तरीके से चुशूल का पूरा इलाका है, उस इलाके में तो भारत ने जिस तरीके से पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके की जितनी भी चोटियाँ थी उन सभी चोटियों पर अब अपने मोर्चे लगा दिए हैं। उन सभी जगहों पर तोपें और टैंक खड़े कर दिए गए हैं जहाँ से आसानी से चीन की सेना के कैंपों को
निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी इस पूरे मामले में तैयारी के साथ लगी हुई है और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के जो नए आए हुए राफेल हैं उनकी तैनाती भी पश्चिमी सेक्टर के एयरबेस पे हुई है। उसके साथ साथ सुखोई हो, मिराज हो या जगुआर जैसे जो दूसरे विमान भारत के पास पहले से ही थे, लड़ाकू विमान, उनको पहले से ही इस मामले में अलर्ट रखा गया है और वायुसेना का जो अलर्ट का टाइम है वो केवल 12 मिनट है। यानी कि अगर 12 मिनट पहले वायुसेना को खबर दी जाएगी तो वो सारे के सारे फाइटर जेट्स एकदम से उड़ने के लिए 12 मिनट में तैयार हो जाएंगे, सारे पायलट्स तैयार हो जाएंगे। और चीन को लेकर जिस तरीके की बातें पहले से होती रही हैं कि चीन का अभी एक सुखोई 35 ताइवान की खाड़ी है उसके आसपास के इलाके में ध्वस्त हुआ था, उसके पीछे वजह यही बताई जा रही थी कि चीन के जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी दक्षता भारतीय पायलटों के मुकाबले में बेहद कम है और यही वजह है कि भारत के मिराज को उड़ाते हुए भारत के पायलट, भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो निश्चित तौर पर भारत आज मिसाइल की टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे बढ़ गया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत के पास आवाज से 6 गुना तेजी से चलने वाली मिसाइलें होंगी। और साथ ही साथ चीन जो अपनी कोशिशें कर रहा था उन पर LAC के पूरे इलाके में भारतीय सेना उसको सीधे तौर पर एक मजबूती के साथ जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद चीन के जो उसके इरादे हैं वो किसी भी हालत में पूरे नहीं हो पाएंगे। और यही संदेश भारत के रक्षा मंत्री ने भी दिया था। आज भारत दुनिया में सिरमौर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर हम भी DRDO के उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।